हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो वेंटिलेटर हम पेशेंट वेंटिलेटर पे रखते हैं, वेंटिलेटर सपोर्ट है पेशेंट को, तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और वो कितने लेवल तक या उसकी लिमिट्स क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। वेंटिलेटरी पैरामीटर्स। तो सबसे पहले आपका मैं वेलकम करूँगा और आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। वेंटिलेटर सपोर्ट पैरामीटर्स वो तो देखना ही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेटिंग द रिक्वायर्ड टाइडल वॉल्यूम। अब कुछ कुछ बेसिक चीज़ें जो है मैंने लंग्स मैकेनिक्स के बारे में फर्स्ट जो सीरीज़ मैंने बोली थी कि तीन या चार वीडियोस आएंगे सीरीज़ में, क्योंकि एक लंबा वीडियो ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, इसलिए मैंने वो पार्ट किया था। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने ये बता दिया है कि टाइडल वॉल्यूम रिगार्डिंग ऐसे कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर, तो ये कैसे सेट करते हैं, तो डिपेंड्स किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है आइडियल बॉडी वेट। क्या है, आइडियल बॉडी वेट पे डिपेंड करेगा। फिर पेशेंट का लंग मैकेनिक्स जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था लंग मैकेनिक्स में, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कंप्लायंस, इलास्टिसिटी, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाएगी कंप्लायंस में, ठीक है। और अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी कंडीशंस, तो जैसे इसमें मैंने बोला था कि ये जो चीज़ें हैं ये किस चीज़ों में चेंज होती है, जैसे अब सीओपीडी है और एआरडीएस है, तो इन ऐसे डिसीज़ कंडीशन में कैसे कैसे चेंज होता है कॉम्प्लायंस, इलास्टिसिटी, ये चीज़ें जानने के बाद हमें क्या करना है, हमें टाइडल वॉल्यूम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम के लिए एक बेसिक फार्मूला है, देख लेते हैं। तो अब फार्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आइडियल बॉडी वेट, जिसका फार्मूला आपको ऐसे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइडियल बॉडी वेट आपको कैलकुलेट करना होगा, या ओवरऑल आपको अंदाज़ा लगा कि या रिलेटिव जो हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं उस टाइम में आपको आइडियल बॉडी वेट या आपका पेशेंट का वेट, एक्चुअल वेट भी मिल जाएगा। आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इन केस ऑफ इमरजेंसी है तो आप आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट करते हो। तो टाइडल वॉल्यूम का एक सिंपल सा फंडा है, 6 to 8 ml/kg आइडियल बॉडी वेट। मतलब पेशेंट आपका अगर 50 kg है तो सीधे सीधे 50 kg इंटू आपका 6 मिनिमम रखना होता है हमेशा, तो ये आपका हुआ 300 ml आपका टाइडल वॉल्यूम वीटी। तो इस तरीके से कुछ ये टाइडल वॉल्यूम सेट किया जाता है। तो टाइडल वॉल्यूम सेट करने से पहले हमें क्या क्या करना होगा, तो कुछ क्लिनिकल कंसिडरेशन देख लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम सेट तो कर देंगे लेकिन ऐसा थोड़ी है कि 6 to 8 ही करना है। किसी डिसीज कंडीशन में कम भी करना पड़ सकता है, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा तो नहीं करेंगे क्योंकि बैरोट्रामा का चांसेस होता है। तो क्या क्या करना है हमें, अब ये वही बता रहा है। सेटिंग टाइडल वॉल्यूम करने के पहले कंसीडर द पेशेंट्स लंग कंप्लायंस, जो कि मैंने पहले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया। लंग कंप्लायंस क्या होता है, ये आपकी अल्वियोला है, ये आउटवर्ड में कितना एक्सपांड हो सकती है, इसको कहते हैं कंप्लायंस, ठीक है। पेशेंट विथ अब लंग कंप्लायंस है तो स्टीप लंग्स है पेशेंट को, तो लो कंप्लायंस है पेशेंट का। वही बोला था ना, स्टीप लंग ने मतलब क्या है, ये एक्सपांड नहीं हो पा रहा है। तो ये नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, उसमें टाइडल वॉल्यूम कम देना पड़ेगा। मैं रिक्वायर लोअर टाइडल वॉल्यूम्स, सही तो बताया, कंप्लायंस कम है तो टाइडल वॉल्यूम कम लगेगा, नहीं तो फोड़ दोगे आप ज़बरदस्ती। अब एक बलून है, एक आपने ये बलून लिया है, इसमें उसकी औकात से ज़्यादा भरोगे हवा तो ये फट जाएगा। तो इसलिए जब स्टीफ है मतलब एक लिमिट ख़त्म होती है, उसके बाद आप उसमें लंग में प्रेशर वॉल्यूम भरते हो तो वो रप्चर हो सकता है। अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी कंडीशंस, जैसे कि पेशेंट विद कंडीशन लाइक एआरडीएस में बेनिफिट फ्रॉम लोअर टाइडल वॉल्यूम्स 6 ml/kg आइडियल बॉडी वेट टू प्रिवेंट लंग इंजरी। तो लंग इंजरी में क्या है, मतलब वही बैरोट्रामा आएगा, तो वही अवॉइड करने के लिए आपको एआरडीएस में लो टाइडल वॉल्यूम देना है। उसके बाद और क्या चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो जैसे आपने एबीजी कर लिया पेशेंट का, अब एबीजी में तो सब ठीक लग रहा है, हाँ सॉरी, तो क्या करना है, एडजस्ट टाइडल वॉल्यूम बेस्ड ऑन पेशेंट्स आर्टेरियल ब्लड गैस रिजल्ट्स। तो इसमें क्या क्या देखना है, पेशेंट का PO2 ज़्यादा होगा, ओके नो प्रॉब्लम। CO2 कम है मतलब नॉर्मल है, जैसे
35 to 45 के बीच में है, PO2 आपका 90 to 100 है। फिर पेशेंट का जो सेचुरेटेड ऑक्सीजन जो आ रहा है वो भी 90 to 100 के बीच में आ रहा है। आपका जो एक्चुअल मॉनिटर में दिख रहा है और EVG में दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको टाइडल वॉल्यूम सेट करना है। तो और कुछ पैरामीटर्स है, टाइडल वॉल्यूम तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और कुछ पैरामीटर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेटिंग में। तो बेसिक सेटिंग है, ऐसे नहीं है कि यह आपको ही करना है या किसी को करना है, ये जैसे आपको लग रहा है कि इमरजेंसी पेशेंट आ रहा है आपको करना है, आपको सोचना नहीं। बेसिक पैरामीटर्स तो आपको सेट करना आना ही चाहिए। जो भी हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर, JR, इंटर्न सब काम कर रहे हैं, इनको सबको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए और बेसिक सेटिंग आनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले आपका है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस डिलीवर्ड विथ ईच ब्रीथ, ये तो हमने देख लिया था VT में क्या है। 6 to 8 ml पर kg, ये मैंने बता दिया। ऑफन सेट लोअर टू प्रिवेंट लंग इंजुरी। टारगेट क्या है ये हमारा, इसमें चार्ट बना लिया मैंने, बेसिकली सबको ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक ही जगह पे सब कुछ मिलेगा। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है, आपका ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका FiO2। FiO2 क्या है, FiO2 सबको पता है, फ्रैक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और जो है फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, उसको ही कहते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर्ड कितना हो रहा है, वो कितना सेट करते हैं, 21 to 100। अब आप बोलोगे सर 1%, 2%, 10% की नहीं होता, क्योंकि एयर में जो है वो खुद ही 21% होता है। तो 21% से ही स्टार्ट होता है, अप टू 100% आप FiO2 डिलीवर्ड कर सकते हो, एडजस्टेड टू मेंटेन अप्रोप्रिएट SpO2। अब SpO2 कम है तो FiO2 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वॉइस वर्सा चलता है। तो P पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन इन द एयरवेज एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन, ये देखना, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। पीप क्या है, और दूसरे प्रेशर्स भी आते हैं तो उसमें मिस्टेक नहीं करना है। ये PEEP है, तो पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, जो कि क्या है, प्रेशर मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन। तो वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा तो ये क्या है आपका 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2 होना चाहिए। पीप आप जो सेट करते हो, ये सेटिंग पैरामीटर्स है, ठीक है। ये जो है यहाँ तक से मैं आपको बता देता हूँ, पहले एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सेट करना है आपको 5 to 10 सेंटीमीटर H2 आप सेट कर सकते हो। प्रिवेंट्स अल्वेओलर कोलैप्स, इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन। तो पीप ज़्यादा कब रहेगा, ऑब्वियस है, जब पेशेंट का लंग्स कोलैप्स होता है, RV-ARDS होता है, और बहुत सी डिसीज कंडीशन है, उसमें आपको क्या होता है, अल्वेओलर कोलैप्स होने लगती है। तो उसमें आपको क्या देना है, पीप बढ़ा के देना है, मतलब लंग कंप्लायंस ठीक रखने के लिए आपको पीप देना होता है। उसके बाद क्या है, पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर, पी पीक और PIP, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी आ गया था, पी पीक है और PIP भी है, इसी को एक ही चीज़ कहते हैं। अब ये PEEP पीप होता है, ये PIP पीप होता है। तो क्या है, मैक्सिमम प्रेशर मेजर ड्यूरिंग ब्रीथ, मॉनिटर्ड आउटपुट, नॉट अ डायरेक्ट सेटिंग इन ऑल मोड्स, ठीक है। ये क्या है, आपका आउटपुट है, ठीक है, ये आउटपुट हुआ आपका। पीप जो आउटपुट है और PWP जो है आपका इनपुट है। तो आपका पी पीक और PIP कितना होना चाहिए, लेस देन 35 to 45 सेंटर ऑफ H2O, कितना होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो ये तो हम कह लेते, लेकिन नॉर्मली आपका जो आ जाता है, तो नॉर्मली जो इंडिविजुअल है, मतलब हेल्दी इंडिविजुअल है, जो वेंटिलेटर पे गया वो तो हेल्दी नहीं होगा, लेकिन जिसमें लंग्स हेल्दी है और जो वेंटिलेटरी सपोर्ट है उसका कितना रहेगा, 22 to 26 आप एक्सेप्ट कर सकते हो, इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। 22 नॉर्मली, अब जैसे हम वेंटिलेटर में देखते हैं प्रैक्टिस में, जैसे ICU में जो पोस्टेड है उनको आइडिया आ ही जाता होगा कि पेशेंट का मतलब ये है 18 to 21 आपको मैक्सिममली देखने को मिलेगा। लेकिन अगर लंग इन्वॉल्वमेंट है, डिसीज कंडीशन पर्टिकुलर ARDS जैसे है, तो उसमें आप अप टू यहाँ तक एक्सेप्ट कर सकते हो। बहुत चीज़ें हैं इसमें, कुछ जगह लेस देन 30 ही एक्सेप्ट किया है, हायर रेंज 30 बोलते हैं या 35 तक बोलता है, कोई 35 to 45 रेंज एक्सेप्ट करता है। तो ये रेंज में है, बेसिकली बहुत जगह अलग अलग चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जैसे किसी ने रिसर्च किया है, उनको जो फाइंडिंग्स मिले उसके हिसाब से ये कर दिया उन्होंने। तो हाई पीक इंडिकेट्स इंक्रीज्ड एयरवे रेजिस्टेंस, एग्जाम्पल ब्रोंकोस्पाज्म और सिक्रीशंस। तो आपको PP क्या बताता है, जो वैल्यू है, अब आउटपुट है,
तो ये क्यों देखना ज़रूरी है? तो ये देखना इसलिए ज़रूरी है कि ये क्या करता है आपको, ये आपको आइडिया दे देता है कि पेशेंट का ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है या फिर सिक्रीशंस बढ़ गए। तो ये एक एक मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगा जो जो आउटपुट से आपको क्यों देखना ज़रूरी है। अब उसमें आता है और एक प्लेटिव प्रेशर, ठीक है, ये भी क्या है, आउटपुट है। प्रेशर मेजर ड्यूरिंग इंस्पिरेटरी पॉज रिफ्लेक्टिंग अल्वेओलर प्रेशर, ठीक है। इंस्पिरेटरी होल्ड एक्सपिरेटरी होल्ड के ऑप्शंस होते हैं वेंटिलेटर पे, उसमें आप ये कर सकते हो। तो प्लेटिव प्रेशर कितना होना चाहिए, लेस देन 20 to 30 सेंटीमीटर एपिस्टो, मेजर ड्यूरिंग अ ब्रीफ इंस्पिरेटरी होल्ड प्रिवेंट बायोट्रामा, ठीक है। इंस्पिरेटरी होल्ड के बिटवीन, मतलब इंस्पिरेटरी होल्ड आप करते हो तब कुछ वेंटिलेटर्स है जो ऑटोमेटिकली आपको प्लेटिव प्रेशर शो कर देते हैं। तो इंस्पिरेटरी होल्ड के बाद ही आपको प्लेटिव प्रेशर देखने को मिलता है, जो कि आपका 28 to 30 होना चाहिए, और वो क्या है, आउटपुट है। कुछ वेंटिलेटर में ये ऑप्शंस आपको इजीली ऑन स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगा, इन बिटवीन आप स्क्रीन में जो उसका एडवांस सेटिंग्स होता है उसमें देखने को मिल जाएगा। फिर क्या आता है, इंस्पिरेटरी टाइम और फ्लो रेट। तो टाइम इन सेकेंड और द स्पीड इन लीटर पर मिनट एयर इज डिलीवर्ड, मतलब इंस्पिरेटरी टाइम है और फ्लो रेट दोनों एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। इंस्पिरेटरी टाइम जो है सेकेंड में डिलीवर्ड हो रहा है, फ्लो रेट मतलब कितने रेट से, स्पीड से डिलीवर्ड हो रहा है। तो टाइम होता है आपका 1 सेकेंड, फ्लो होता है 40 to 60 लीटर पर मिनट। तो ये क्या करता है, डिटरमाइंस द आई रेशो। आई क्या है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन रेशो, ये आया आपका आई रेशो, ये आपका है इनपुट, ठीक है। रेशो ऑफ इंस्पिरेटरी टाइम एंड एक्सपिरेटरी टाइम बराबर। तो वो क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग इज टिपिकली, पहले ये देख लो, नॉर्मल ब्रीदिंग है मतलब हम जो ले रहे हैं बचपन से, जब पहली सांस ली तब से लेके अब तक, जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब से लेके मतलब अब तक आपका जो है 1:2 में चलता है। मतलब आपका इंस्पिरेशन टाइम 1 और आपका एक्सपिरेशन होता है 2, ठीक है। तो नॉर्मल, और सेटिंग में क्या करना है हमें, अब नॉर्मल है तो नॉर्मली जो 1:2 रखना है, और पेशेंट का कुछ प्रॉब्लम है, CO2 रिटेंशन कर दिया, CO2 एक वॉश आउट हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना है। रिटेंशन है तो आपको बढ़ाना है, ठीक है। कैन बी एडजस्टेड अप टू 1:4 और ग्रेटर इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीजेस अलो मोर टाइम ऑफ एक्सेलेशन। तो जितना एक्सेलेशन का टाइमिंग ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, CO2 वॉश होने में हेल्प होगा। अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज में क्या होता है, CO2 रिटेंशन होता है। CO2 रिटेंशन हो गया तो क्या होगा, सिस्टम हिल जाएगा, तो वो नहीं हिलाना है, इसलिए आपको ये बढ़ाना है। आई रेशो आपको जैसे बढ़ाओगे आपका CO2 एक्सेलेशन के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। तो टाइम ज़्यादा मिलता है तो क्या होता है, CO2 कैपिलरीज से लंग अल्वियोलाई में जाने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कंट्रोल, ये आपका हुआ इनपुट, कंट्रोल है ना, प्रेशर है, कंट्रोल करना है। इंस्पिरेटरी प्रेशर लेवल सेट इन प्रेशर कंट्रोल मोड्स। अब जो प्रेशर कंट्रोल होता है, असिस्ट कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल होता है, प्रेशर सपोर्ट होता है, तो उसमें जो प्रेशर सेट करते हैं वो होता है ये प्रेशर कंट्रोलर। टिपिकली 10 to 20 हम इसको सेट करते हैं, बराबर। प्रेशर सपोर्ट और पीप में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेशर सपोर्ट अलग चीज़ है, पीप अलग चीज़ है। पीप क्या है, यहाँ मैंने बताया था, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर क्या है, मेंटेन्ड इन द एयरवे एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन के एंड में जो बचता प्रेशर है उसको कहते हैं पीप। और प्रेशर सपोर्ट क्या है, जो हम इनहेलेशन के टाइम से देते हैं। तो क्या है, एडजस्टेड टू अचीव अ टारगेट टाइडल वॉल्यूम। अब आपका टाइडल वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो आपको प्रेशर बढ़ाओ, टाइडल वॉल्यूम अचीव हो जाएगा। एंड कीप द पी प्लेट विथ सेफ लिमिट। अब पी प्लेट मैंने बताया था, प्लेटिव प्रेशर जो है 28 to 30 लेस देन होना चाहिए, उसके लिए आपको प्रेशर सेट करना होता है। फिर रेस्पिरेटरी रेट आया आपका, ये आया आउटपुट, मतलब ये इनपुट भी हो सकता है और आउटपुट में भी दो ऑप्शन में आ जाता है। तो आउटपुट दिखता है और इनपुट भी दिखता है ये आपको। नंबर ऑफ ब्रीथ्स द वेंटिलेटर डिलीवर्स पर मिनट, डिलीवर्स से मतलब आपका ये इनपुट हो गया, तो हम इसको उठा देते हैं, ठीक है। तो कितना है, नॉर्मली 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट आपको सेटिंग कर देना है, एडजस्ट टू मेंटेन द अप्रोप्रिएट PaCO2 और pH, सही है। फिर एक्सपिरेशन रेट बढ़ाओगे तो क्या होगा, और कम करोगे तो क्या होगा, ये आपको बेसिकली पता है, पहले वीडियो में मैंने बता चुका है, अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। मिनट वेंटिलेशन जो है ये आपका है आउटपुट। ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट, मतलब VT × RR। तो VT आपका आता है लीटर, रेट आता है आपका पर मिनट,
तो ये कितना होना चाहिए, 5 to 8 लीटर पर मिनट होना चाहिए। मतलब किसी पेशेंट का टाइडल वॉल्यूम अगर पेशेंट जनरेट कर रहा है 300 और उसका रेस्पिरेटरी रेट है 20, तो 300 का आपको लीटर में करना है। ये क्या हुआ 300 ml, तो आपको इसको कन्वर्ट करके ये हुआ आपका 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, ये ml है, आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करके ये करना होगा, तो आपका जो मिनट वॉल्यूम आएगा वो 5 लीटर पर मिनट आएगा। क्रूशियल इंडिकेटर फॉर असेसिंग अ पेशेंट्स रेस्पिरेटरी स्टेटस, क्योंकि ये दोनों है मल्टीप्लाई, मतलब वीटी बढ़ेगा तो भी मिनट वेंटिलेशन बढ़ेगा, आरआर बढ़ेगा तो भी मिनट वेंटिलेशन बढ़ेगा, और इसको रेगुलेट करना है आपको 5 to 8 लीटर पर मिनट। तो इसके लिए क्या करना है, रेस्पिरेटरी रेट को ही चेंज करोगे ना। टाइडल वॉल्यूम तो जितना बॉडी वेट है उसके हिसाब से उतना लगेगा ही लगेगा। आपको क्या चेंज कर पाओगे, आप चेंज कर पाओगे रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है छोटी मोटी, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप अब देखो, ये आपका डॉक्टर ब्रूस बैनर, इसको तो जानते ही होंगे काफ़ी लोग क्या है, बहुत लोग जानते हैं। अब ये बन जाता है हल्क, तो वो क्या बोलता है, इसको हल्क बनने के लिए क्या चाहिए, इसको एक ट्रिगर चाहिए। इसका ट्रिगर क्या है, एंगर। जब जब इसको गुस्सा आता है तब तब ये हल्क बन जाता है। ठीक है, तो ट्रिगर चाहिए ना, ये हुआ ट्रिगर। अब बंदूक वाला ट्रिगर नहीं चाहिए। मोटिवेशन, जैसे बोलते हैं ना, मोटिवेशन भी एक टाइप का ट्रिगर है, तो वही ट्रिगर चाहिए। तो ट्रिगर्स के बारे में देखते हैं। वेंटिलेटर्स में भी कुछ टाइप के ट्रिगर्स होते हैं। देखो ये ट्रिगर्स मतलब क्या है, सेटिंग्स दैट डिटरमाइन व्हेन द वेंटिलेटर डिलीवर्स अ ब्रीथ। वो मशीन है। अब मैनुअल होता है तो हमें पता है कि पेशेंट का लंग एक्सपांशन नहीं हो रहा है, पेशेंट सांस नहीं ले रहा, तो उसको सांस देना है, ये हमें पता है मैन्युअली। अब वो मशीन है, मशीन को कैसे पता चला है, तो यही है सेटिंग्स दैट डिटरमाइन व्हेन द वेंटिलेटर डिलीवर द ब्रीथ। हियर आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स। ठीक है, अब आता है पहला प्रेशर ट्रिगर। वेंटिलेटर डिलीवर्स ब्रीथ व्हेन द पेशेंट्स इंस्पिरेटरी एफर्ट्स रिड्यूसेस द एयरवे प्रेशर टू अ सेट थ्रेशोल्ड। मतलब अगर आपने एयरवे प्रेशर को सेट किया है 0.2 to 2 सेंटीमीटर, 0.5 to 2 सेंटीमीटर ऑफ H2O, और इसके नीचे अगर आपका प्रेशर जाता है तो आपका वेंटी क्या करेगा, पेशेंट को ब्रीथ दे देगा, ब्रीथ डिलीवर। ठीक है, मतलब इतना से प्रेशर इससे कम होता है तो आपको मिल जाएगा। फ्लो ट्रिगर आता है, जैसे फ्लो रेट वहाँ सेट करना है वैसे ही। द वेंटिलेटर डिलीवर्स ब्रीथ व्हेन द पेशेंट्स इंस्पिरेटरी एफर्ट जनरेट्स अ सेट फ्लो। मतलब 1 to 5 लीटर पर मिनट का फ्लो रेट जो है, अगर वो मेंटेन नहीं कर पाए तो आपको डिलीवरी ब्रेथ डिलीवर्ड हो जाएगा। क्या होगा, ब्रेथ डिलीवर। अगर इससे कम होता है, टाइम ट्रिगर होता है, द वेंटिलेटर डिलीवर्स अ ब्रीथ एट सेट इंटरवल। अब जो इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी टाइमिंग है, वो जो टाइम है, मतलब 0.2 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, जो भी टाइम ट्रिगर आप सेट करना चाहो, एट अ सेट इंटरवल्स। ये क्या करता है, रिगार्डलेस ऑफ द पेशेंट्स इंस्पिरेटरी एफर्ट। मतलब पेशेंट सांस ले रहा है, नहीं ले रहा है, खुद कम ले रहा है, कभी ज़्यादा ले रहा है, प्रेशर सेट है, प्रेशर ज़्यादा है, उसको रिगार्डलेस ऑफ दैट सेटिंग्स, सेट इंटरवल्स पे आपका वेंटिलेशन होता रहेगा। तो टाइम ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। ठीक है, टिपिकल वैल्यूज डिपेंड ऑन वेंटिलेटरी मोड। ठीक है, कुछ जो है वेंटिलेटरी मोड पे सेट करने के लिए पेशेंट नीड्स के हिसाब से आप ट्रिगर्स को कम ज़्यादा कर सकते हो, और वो वेंटी अपने आप भी सेट कर लेते हैं उसको, बस आपको ध्यान रखना है। अब ट्रिगर है, उसकी भी तो सेंसिटिविटी होती है ना, उसको काम कब करना है, ट्रिगर को पता चल होना चाहिए ना कि वो कब ट्रिगर होना है, कब ट्रिगर होगा। तो जब उसको सेंस होगा, तब सेंस कब होगा, तो उसकी सेंसिटिविटी भी अलग सेटिंग। द लेवल ऑफ सेंसिटिविटी सेट टू ट्रिगर द डिटरमाइनिंग हाउ इजीली द वेंटिलेटर रिस्पॉन्ड्स टू द पेशेंट्स इंस्पिरेटरी एफर्ट। एडजस्टेबल, अब ये है ट्रिगर सेंसिटिविटी आपको सेट करनी है 0.5 to 5 सेंटीमीटर H2 और 1 to 10 लीटर पर मिनट। अब मैंने क्या बोला था, आपका ये कितना होना चाहिए, 0.5 to 2 आपका होता है, ये होता है आपका प्रेशर ट्रिगर। ठीक है, अब आप ये वेट तो नहीं करोगे ना कि आपका प्रेशर इससे नीचे चला जाए,
तो आपको क्या करना है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ा के डालनी है, मतलब प्रेशर ट्रिगर की जो सेंसिटिविटी होगी वो आपको रखनी है 0.5 to 5 cm/2। और ये क्या था, फ्लो रेट था, फ्लो ट्रिगर और फ्लो रेट ट्रिगर। तो ये भी कितना था आपका 1:1 to 5 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो लेकिन आपकी सेंसिटिविटी आपको रखनी है 1 to 10 लीटर पर मिनट। इससे ऐसा नहीं है ना कि वहाँ तक पहुँचना है, वेंटिलेटर को बताना है कि इससे नीचे जाता है तो आपको देना है, लेकिन सेंस वो यहीं से करना शुरू करेगा। जैसे कि पेशेंट का फ्लो रेट अगर 5 लीटर मतलब 8 लीटर तक आ गया तो वेंटिलेटर सेंस कर लेगा, अरे यार कुछ तो धोखा आ रहा है, मतलब रेडीनेस हो जाएगा, पेशेंट वेंटिलेटर रेडी होगा और आपका ब्रीथ दे देगा। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्लिनिकल कंसिडरेशंस, मैंने तो हर चीज़ के बारे में सब बताया आपको, तो इसकी भी क्लिनिकल कंसिडरेशन देख लेते हैं। ट्रिगर सेंसिटिविटी शुड बी एडजस्टेड टू बैलेंस बिटवीन द ऑटो ट्रिगरिंग, मतलब डिलीवर्स ब्रीथ विदाउट द पेशेंट एफर्ट, ठीक है, एंड मिस्ड ट्रिगर्स, मतलब कभी कभी ये सही देता है, कभी कभी ये गलत देता है। तो इन बिटवीन सही गलत के बीच में आपको सेंसिटिविटी सेट करनी है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आता है पेशेंट मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस पेशेंट मॉनिटरिंग होना चाहिए ऑफ रेस्पिरेटरी एफर्ट्स एंड वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स। ऐसा नहीं है कि वेंटिलेटर लगा दिया, मशीन लगा के रखा है भाई, वो अपना गाना बजाते बैठा है, हम अपना बैठे हुए हैं, मॉनिटर देख रहे हैं ऊपर और यहाँ पे वेंटिलेटर अपना चल रहा है, हम देख रहे हैं पेशेंट का सब ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो वेंटिलेटर को भी देखना है, वेंटिलेटर रिस्पॉन्स को भी देखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका टाइडल वॉल्यूम कम जनरेट होता है, क्योंकि कभी कभी ट्रिगर नहीं हो पाता है तो टाइडल वॉल्यूम कम होगा, कभी कभी आपका FiO2 जो डिलीवर्ड हो रहा है वो सही नहीं होगा, वो कम होगा। तो आवरली जो चार्टिंग होती है ICU में वो इसीलिए होती है कि आपको वेंटिलेटर्स की सेटिंग्स और पैरामीटर्स आपको चेक करने हैं और उसके बाद में आपको नोट करने हैं। तो ICU का जो चार्ट आपने देखा होगा तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ओवरली आपका वेंटिलेटर पैरामीटर्स भी सेट लिखना होता है और उसको नोट डाउन भी करना होता है, और अगर कुछ आपको उसमें प्रॉब्लम दिखाई दे तो आपको इन्फॉर्म भी करना होता है। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने लिख के रख दिया भाई, अभी डॉक्टर जब आएगा तब देखेगा, मैं तो अपना बैठा रहूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। नहीं, आपको देखना है कि टाइडल वॉल्यूम सही जनरेट हो रहा है, या प्रेशर सपोर्ट जो आप अगर PSV मोड पे है तो प्रेशर सपोर्ट पे प्रेशर सही जनरेट हो रहा है या ज़्यादा जा रहा है। कभी कभी होता है वेंटिलेटर ख़राब हो गया तो प्रेशर ज़्यादा दे देते हैं, तो उसमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना होती है, ठीक है। अब इतना तो देख लिया, अब कुछ कुछ चीज़ें हैं। अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखना है इसमें, पी पीक मैंने बोला था, इस पे क्वेश्चन भी आ गया था एक, और इसको ही हमने पॉजिटिव इंस्पिरेटरी प्रेशर, तो ये हुआ आपका ये चीज़ें, ये क्यों देखना ज़रूरी है। अब ये आपका ED ट्यूब है, ठीक है। अब इतना अच्छा तो हम आर्टिस्ट है नहीं है कि आपको प्रॉपरली यहाँ पे दिखा पाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, ये आपका हुआ इधर ET, ये हुआ आपका एयरवे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, ठीक है, ये आपके ब्रोंकस है राइट लेफ्ट, तो इसमें स्पाज्म आ गया, मतलब क्या हुआ, स्पेस कम हो गया, तो ये जो है ये कम हो गया स्पेस इसको, और या फिर आपके ट्यूब में यहाँ पे सिक्रेशन ब्लॉक हो गया, तो क्या होगा, ऊपर में यहाँ पे अब टाइडल वॉल्यूम तो उसको देना ही देना है, सेट टाइडल वॉल्यूम है, जैसे अगर हमने 350 ml का टाइडल वॉल्यूम सेट किया है तो ये तो टाइडल वॉल्यूम दे के मानेगा ही मानेगा। अब जब इसके पास ऑप्शन है तो ये क्या करेगा, ये आपका वेंटिलेटर ब्रीथ आ रहे हैं, ठीक है, इन, अब यहाँ पे आपको मिल गया ऑब्स्ट्रक्शन, ये ऑब्स्ट्रक्शन क्या करेगा, अब पीप क्या है, पी पीक क्या है, जो मैंने बोला था ना कि, अब फिर से एक बार देख लो, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये जो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, पी पीक और PIP, मैक्सिमम प्रेशर मेजर्ड ड्यूरिंग ब्रीथ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, PIP के बारे में हम बता रहे हैं।
तो ये इतना टाइडल वॉल्यूम अचीव करने के लिए एयरवे में जो आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है, अब ये ऑब्स्ट्रक्शन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अब पीप क्या है? मैक्सिमम प्रेशर है, मैक्सिमम प्रेशर इन एयरवे ड्यूरिंग ब्रीथ। ठीक है, अब ये मैक्सिमम प्रेशर है। अब यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो ये क्या होगा, ये प्रेशर बढ़ गया, आपका प्रेशर यहाँ पे बढ़ गया, पीआईपी इधर लिख देता हूँ। अब पीआईपी बढ़ गया, अब पीआईपी बढ़ गया तो आपको बाहर मॉनिटर में पता चल गया खाली पीआईपी बढ़ रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि पीआईपी आपका बढ़ चुका है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पीआईपी ऐसे नहीं है कि यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होने भी बढ़ेगा। अब ये आपकी जो वेंटिलेटर से ट्यूबिंग आ रही है, हो सकता है यहाँ पे किंक आ गया हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वेंटी ट्यूबिंग्स चेक करनी है, फ्लो सेंसर चेक करने हैं, फिर आपको ईटी ट्यूब चेक करना है। अब ये कम ज़्यादा दोनों हो सकता है। ठीक है, पीआईपी कम होता है तो आपको ईटी ट्यूब में क्या क्या चेक करना है, कफ इन्फ्लेटेड है कि नहीं है चेक करना है, और ट्यूब बाइट कर रहा है पेशेंट की नहीं चेक करना है। अब ट्यूब बाइट भी करता है, पेशेंट कॉन्शियस है तो ट्यूब बाइट करेगा, एयरवे नहीं डाला है आपने ओरल एयरवे तो ट्यूब बाइट भी करेगा। ये सब चीज़ें वेंटी ट्यूबिंग चेक करना है, फ्लो सेंसर चेक करना है, ईटी ट्यूब में कफ इन्फ्लेशन है कि नहीं वो चेक करना है, क्योंकि कफ इन्फ्लेट होगा तो आप नेक्स्ट जाना है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करना है, और अगर इन्फ्लेटेड नहीं है तो आपको इसको इन्फ्लेट करना है, क्योंकि क्या होता है इसमें डिक्रीज्ड पीआईपी देखने को मिलेगा आपको। तो डिक्रीज्ड होना भी सही नहीं है, क्योंकि डिक्रीज्ड पीआईपी क्या दर्शाता है आपको, ये दिखाता है आपको सर्किट में लीक तो हो रहा है, तो कफ इन्फ्लेट नहीं है तो नो है, तो नो है तो डिक्रीज पीप है तो लीक है, तो आपको इसको इन्फ्लेट करना है। क्या करोगे, आपको इन्फ्लेट द कफ, ट्यूब भी उसी के लिए देखना है, लीकेज और आपका किंक, सॉरी, तो लीकेज है तो आपको इसको चेंज करना है, किंक है तो इसको आपको रिमूव करना है। ठीक है, रिमूव किंक। फ्लो सेंसर आपको एक बार चेक कर लेना है प्रिकॉशनरी, उसके बाद आप जाते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि सीधा हाँ बस ऑब्स्ट्रक्शन ही हो गया है सक्शन करते जाओ, आधे घंटे में 5 मिनट में सक्शन कर लिया उसके बाद तुरंत आपका पीप बढ़ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिक्रीशंस ही उधर हो गया या ब्रोंकोस्पाज्म ही हो गया है। आपको पहले आउटसाइड देखना है, आपको देखना है कि वेंटी ट्यूबिंग्स में लीकेज है, किंक है, क्या है, कम ज़्यादा क्यों है, ट्यूब डिस्कनेक्ट हो गया क्या है, सब चेक करना है, फ्लो सेंसर चेक करना है, ईटी ट्यूब चेक करना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपकी ठीक है तो आगे आपको बढ़ना है सक्शन के लिए, तो आप सक्शन करोगे। अब सक्शन में भी कुछ नहीं है, नील सक्शन है। ठीक है, नील है तो नेक्स्ट मूव, और अगर इसमें सक्शन है, अब पॉजिटिव है सक्शन, तो आपको सक्शन करना है, सक्शन डन, फिर मॉनिटर पीप करना है। ठीक है, अब चलो इसमें भी नहीं हुआ, आपने सक्शन भी करके देख लिया, फिर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद आपको करना है, सस्पेक्ट करना है कि ब्रोंकोस्पाज्म है। तो इतना सारा चेक करने के बाद जब आपको चला ये ठीक है, फ्लो सेंसर भी ठीक है, ईटी ट्यूब भी ठीक है, सक्शन भी है, सक्शन नील नहीं है, सक्शन कर लिया, उसके बावजूद भी आपका अगर आ रहा है तो आपको ब्रोंकोस्पाज्म सस्पेक्ट करना है, और आपको तुरंत मेडिसिन्स जो आपको ऑर्डर्ड मेडिसिन्स एडमिनिस्टर करना है। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था पीक बढ़ गया आप सीधा सक्शन में चले जाओ, वो घुमाने का काम करेंगे। आपको पहले बाहर देखना है,
अब पेशेंट का पेन हो रहा है, अब सीधा उसको पेट एब्डोमिनल पेन है, आप सीधा घुस के अंदर देखोगे कि पहले उसको देखोगे ऊपर स्किन कंडीशन क्या है। हो सकता है उसको ऊपर में ही ईचिंग हो रहा हो, ऊपर में कोई वुंड हो, उसी में प्रॉब्लम हो रहा है और वो नहीं बता पा रहा है कि अपर है कि डीपर है, सुपरफिशियल पेन है या डीपर पेन है। तो पहले आप सुपरफिशियल देखोगे ना, फिर आप नीचे जाओगे। तो यही अप्लाई करना है कि जब भी कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पहले सराउंडिंग देखनी है। उसके बाद जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं तो कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर है तो उसमें क्या करते हैं, सराउंडिंग प्रिपेयर करते हैं। अब चलो ओटी ले लिया, ओटी में क्या करते हैं, सराउंडिंग रेडी करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, पेशेंट रेडी करते हो, मतलब पेंटिंग ड्रेपिंग करते हो, पेंट ड्रेप कर लिया। उसके बाद आप प्रोसीजर करते हो ना, चीरा फाड़ी वाला। तो इसी तरीके से है नॉर्मल, यही चीज़ें अप्लाई करनी है। पहले सराउंडिंग देखो भाई, बहुत जगह बहुत टाइम ऐसे होता है कि पेशेंट को सक्शन नहीं है फिर भी सक्शन किए जाते हैं, पीक बढ़ा हुआ है, पीक बढ़ा हुआ ही रहता है। क्यों रहता है यार, तुम लोग ट्यूबिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हो ना। ट्यूबिंग पे ध्यान देना है, पहले ट्यूबिंग देखना है, किंक है नहीं है। अब बेड का साइड रेल कोई ऊपर करता है, कोई बेंट हो गया, ईटी ट्यूब बेंट हो गया, पेशेंट कॉन्शियस है, पेशेंट ट्यूब बाइट कर लिया, हो गया आपका। ट्यूब बाइट करेगा तो आपका मैक्सिमम प्रेशर एयरवे जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये ट्यूब बाइट में ये बढ़ेगा बढ़ेगा। या फिर कम हो गया तो आपको डर देखना है, कम पीप हो गया तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। डिक्रीज पीप का रीज़न हो सकता है लीकेज है, डिस्कनेक्शन है, या कव डिफ्लेशन है। तो ये डिक्रीज पीप के रीज़न हो गए। और इंक्रीज पीप में तो आपको बता ही दिया मैंने कि ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, सिक्रीशंस हो सकता है, या फिर आपके ट्यूब किंग हो सकता है। तो ये है आज के वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि पहले वीडियो को रिस्पांस बहुत कम आया है। मैं एकदम जी तोड़ के आपको ये सब चीज़ें समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, हो मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आपको समझ आए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।